अब MTP 7 का क्वेश्चन 34 देखिए। रीराइट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेक्टर फॉर्म एंड देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं हमें इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना है और फिर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिनसे वो लाइन पास होती है एंड a b c उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहां आता है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, फिर कोई कांस्टेंट हम लगाएंगे और फिर ये डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर ai bj ck। और अगर यहां प्लस का सिंबल आ जाता है, मतलब ऐसा आ जाए x प्लस x1, मतलब यहां पर आपका जो x1 है जो पॉइंट है वो माइनस का है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां नेगेटिव साइन आता है। वो पॉजिटिव आपका तभी बनेगा जब अंदर से नेगेटिव साइन आ रहा होगा। तो कहीं प्लस है तो जैसे यहां अगर प्लस होता है तो माइनस का x1 लेंगे हम। समझ में आ रही है? तो इक्वेशंस को लिखते हैं। इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी जरा देखिए। पहली वाली बनेगी r वेक्टर इज इक्वल टू यहां 1 i कैप, यहां पे 2 प्लस का 2j कैप, ये प्लस का आ रहा है मतलब ये 4 माइनस का है, माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। दूसरे वाली लाइन को लिख दें, ये है हमारे पास 3i कैप 3j कैप और ये प्लस का है तो माइनस 5k कैप प्लस दूसरा कोई कांस्टेंट ले लेंगे दैट इज सम म्यू 4i कैप 6j कैप प्लस 12k कैप। अब इसे नाम दे दो कुछ 1, इसे नाम दे दो 2। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद किसके साथ, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो a1 वेक्टर किसके बराबर आएगा, a1 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। b1 वेक्टर किसके बराबर आएगा, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। a2 वेक्टर किसके बराबर आएगा, दिस विल बी 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k और b2 वेक्टर क्या आएगा 4i 6j प्लस 12k कैप। अब दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड और नीचे आता है b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। दो चीजें हमें चाहिए, एक तो a2 माइनस a1 और एक चाहिए हमें b1 क्रॉस b2। तो दोनों हम निकाल लेते हैं पहले। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2i कैप, 3 माइनस 2 इज i कैप, j कैप, माइनस 5 माइनस 4 ये प्लस का हो जाएगा माइनस k कैप। अब b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू i j k। पहले b1 के i j और k के कोफिशिएंट वो क्या है 1 3 6, b2 के 4 6 12। अब इसे एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1
क्या हो जाएगा यहाँ पे आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 36 माइनस 36 माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 12 माइनस 24 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 माइनस 12, यहाँ हो गया 0 आई कैप, ये माइनस का 12 ये बन जाएगा प्लस का 12 जे कैप माइनस का 6 के कैप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाई, फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, वो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। अब जरा चेक करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट लिख दूं तो 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 12 इज 12, और यहां पे -1 प्लस 6, -1 इंटू -6 इज +6, और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस यानी 12 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 18 और नीचे आ गया आपका 144 प्लस 36, कितना हो जाएगा ये 18 बाई 6 4 10 1 4 3 7 8 1 रूट 180 यूनिट्स। क्लियर है, समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन 34 के और वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमें दो लाइंस दे रखी हैं और उनके बीच का एंगल निकालना है। तो द गिवन लाइंस आर, क्या है वो दे रखी है 2x इज इक्वल टू 3y माइनस जेड एंड 6x माइनस वाई माइनस 4z। अब पहले तो आप इन दोनों लाइंस का क्या निकाल लें, स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लें, वहां से हम इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकाल पाएंगे। और हमें डायरेक्शन रेशियोज यदि दो लाइन के पता चल जाएं तो फिर हम उनके बीच का एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइंस। वो क्या होगी जरा देखो, इस 2 को मैं नीचे ले आऊं, x अपॉन 1/2 लिख सकता हूं इसे, 2 फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही y अपॉन 1/3 और z अपॉन में -1, मतलब ऊपर केवल x y z होना चाहिए, कुछ माइनस में है तो भी रख सकते हो। ये हो जाएगा x अपॉन 1/6, y अपॉन -1, z अपॉन -1/4। इसे नाम दो फर्स्ट, इसे नाम दो सेकेंड। अब जो ये नीचे लिखे हुए हैं ये इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो drs ऑफ फर्स्ट क्या है हमारे पास, drs ऑफ फर्स्ट है 1/2 1/3 -1, और drs ऑफ सेकंड क्या है हमारे पास, drs ऑफ सेकंड है 1/6 -1 -1/4। अब यहां पर अभी देखो ये फ्रैक्शन में है, जब इनके बीच का एंगल निकालोगे आप लिखेंगे एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाई, उसका फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वेयर b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर रूट a2 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर c2 स्क्वेयर, जहां पर a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दीज फ्रैक्शन वैल्यूज
हम इसको क्या कर लेते हैं, आपका किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज में हम कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ कॉमन भी वहां से ले सकते हैं। दोनों का एलसीएम क्या है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा -6। इन दोनों का एलसीएम ले लो 6 और 4 का, कितना आएगा 6 और 4 का एलसीएम, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 -12 और यहाँ बन जाएगा -3। अब A1 B1 C1 आ गए आपके पास, यहाँ वैल्यू रख दो, cos थीटा इज इक्वल टू 3 × 2 इज 6, 2 × -12 इज -24, -3 × -6 इज प्लस का 18 का मॉड्यूलस, और नीचे आएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -6 का 36, 2 का स्क्वायर 4, -12 का 144 और -3 का 9। आप जरा देखो 18 + 6 कितना होगा, प्लस का 24, 24 - 24 इज 0, मतलब पूरी वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। अब नीचे चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। अब cos 0 किस पर होता है, 90 डिग्री पर, सो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/2 विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/2। सो एंगल बिटवीन द लाइन्स इज π/2। तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कितना है हमारा, वो π/2 है। क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को जरा सुने, क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है, एन अर्न कंटेन्स 4 बॉल्स। एक बर्तन है जिसके अंदर 4 बॉल्स हैं आपकी। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न 9, मतलब अर्न 9 उस बर्तन का नाम है। अर्न 9 में से 2 बॉल निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट एंड फाउंड टू बी वाइट, और वो कैसी बॉल निकाली गई हैं, दोनों वाइट निकाली गई हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द अर्न आर वाइट, मतलब चारों बॉल वाइट हैं या फिर सारी बॉल उसमें वाइट है। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे जरा देखिए। लेट E1 denotes the event of drawing E1 denotes the event of drawing white balls या फिर E1 denotes the event of choosing urn contains 2 white balls. E2 denotes the event of choosing a urn contains 3 white balls. E3 denotes the event of choosing a urn which contains 4 white balls. यहाँ कई सारे अर्न हैं आपके, ठीक है, मतलब कई सारे अर्न दे रखे हैं आपको, उनमें से किसी एक अर्न से बॉल निकाली गई है। अब आप समझें कि 2 वाइट बॉल हम निकाल रहे हैं, तो मतलब उस अर्न में कम से कम 2 बॉल वाइट तो होंगी ही होंगी, वरना हम 2 वाइट बॉल कैसे निकालेंगे। तो कम से कम 2 वाइट बॉल तो उसमें है। वो एक ऐसा बर्तन भी हो सकता है जिसमें 3 वाइट हो, हमारी तब भी 2 वाइट निकल आएंगी। वो एक ऐसा बर्तन भी हो सकता है जिसमें 4 वाइट बॉल हो आपकी, और वो इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है कि सारी बॉल वाइट हो, यानी कि चारों की चारों क्या हो, वाइट हो उसमें। तो E1 है आपका इस बैग को चूज करने के लिए, सॉरी अर्न को चूज करने के लिए, E2 इस 3 वाले को, और E3 4 वाले अर्न के लिए है। तो मैं आपसे कहूं कि PE1 या PE2 या फिर PE3 एक बर्तन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनमें से 3 बर्तन है टोटल,
तीन में से एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। अब आप मान लो लेट ए डिनोट्स द इवेंट, A denotes the event of drawing 2 white ball। हमने मान लिया आपका A इवेंट है कि हम 2 white ball वहां निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले PA/E1, यानी कि हमने E1 इवेंट पहले कर दिया, यानी कि 2 white ball वाला बैग चुन लिया। अब वहां से 2 white ball आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। 4 बॉल टोटल उसमें है, 2 उसमें व्हाइट हैं, 2 उसमें किसी और कलर की हैं। तो 2 व्हाइट में से 2 कैसे निकाल सकते हो आप? 2C2 तरीके से, और टोटल है 4 में से 2 निकाल सकते हो आप 4C2 तरीके से। 2C2 कितना हो जाएगा? 1, और 4C2 होगा 4 × 3/2 × 1, यानी कि 1/6। क्लियर हो रहा है? अब PA/E2, यानी कि E2 इवेंट हमने पहले कर लिया, यानी कि 3 व्हाइट बॉल वाला बैग सिलेक्ट हो गया। अब वहां पर 2 व्हाइट बॉल आने की, तो अब हमारे अर्न के अंदर 3 व्हाइट है और 1 बॉल किसी और कलर की है। तो 3 में से 2 बॉल हम कैसे निकाल सकते हैं? 3C2 तरीके से, और 4 में से 2 तो अब भी 4C2 तरीके से निकलेंगे। तो यहां 3C2 कितना हो जाएगा हमारा? 3C2 हो जाएगा हमारा 3, और 4C2 हो जाएगा 4 × 3/2 × 1, यानी कि ये हो जाएगा 3/6। PA/E3 निकाल लें, यानी कि वहां पर चारों व्हाइट बॉल हैं, चारों व्हाइट बॉल हैं। तो 4 व्हाइट में से व्हाइट आप कैसे निकाल सकते हो? 4C2, और टोटल बॉल भी 4C2, यानी कि 1। ये क्या हो गया? एक श्योर इवेंट हो गया। भाई 2 व्हाइट निकालनी है आपको, और बैग में सारी व्हाइट है, तो डेफिनेटली आपको व्हाइट मिलेगी। तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं हम? श्योर इवेंट कहते हैं। आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, श्योर इवेंट है ये, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है? अब वो प्रोबेबिलिटी किसकी निकलवा रहा है? वो निकलवा रहा है कि 2 व्हाइट बॉल तो हमें मिल चुकी हैं, वो ऐसे बैग से मिली हो जहां पर सारी व्हाइट हों, यानी PE3/A निकलवा रहा है। मतलब 2 व्हाइट निकल चुकी हैं, और इस बात की प्रोबेबिलिटी वो ऐसे बैग से निकली हो जहां सारी व्हाइट है। तो आप लिखेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 white ball from the bag where all balls are white। By Bayes theorem, Bayes theorem से हम क्या कर लेंगे? PE3/A किसके बराबर होगा? ये होगा PE3 × PA/E3 ओवर PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2 PE3 × PA/E3। सभी की वैल्यू रख दो। PE3 है 1/3 और PA/E3 है हमारे पास 1। PE1 है हमारे पास कितना आया है? 1/6। PE2 आया है हमारे पास कितना? PA/E2 इज 3/6 इंटू 1/3 प्लस ये है हमारे पास 1/3 इंटू 1। ऊपर आ गया 1/3, नीचे एलसीएम आ गया 18, 6 3 जा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और 3 से 6 टाइम। अब यहाँ पे आ गया, इस 18 को ऊपर ले जाओ, 1/3 इंटू 18 और ये कितना हो गया 10। ये हो गया आपका 3 और 1, 3 से 6 टाइम और 6 यहाँ पे यानी 10। 3 से 6 टाइम, 2 से 3, 2 से 5, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/5। तो
तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वहां पर जो सारी बॉल्स हैं वो वाइट होंगी, वो हमारे पास 3/5 आ रही है। तो इसमें बेस थ्योरम को हमें यूज करना है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? अब सेक्शन ई का क्वेश्चन 36 देखिए, जो कि एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ए शेडेड रीजन ABC फॉर्म्ड विथ 3 लाइन्स। आप देख रहे हैं कि 3 लाइन्स हमें दे रखी हैं और इन तीनों लाइन से एक शेडेड रीजन हमारा बन रहा है। इज शोन, ये जो दिखा रखा है आपको, वेयर A, B एंड C हैव द कोऑर्डिनेट्स। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, B के 2,7, 3 के 6,3। वन ऑफ दीज लाइन्स इज द ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन। इनमें से कोई एक लाइन इस इनइक्वेशन का ग्राफ है। तीनों में से कोई एक इसका है, बाकी के 2 का बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट व्हाट आर दी अदर 2 इनइक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग अदर 2 लाइन्स। एक का दे रखा है, बाकी की 2 की इनइक्वेशन बता दीजिए आप। तो समझें, आप 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो मैं पहले निकालता हूं AC की इक्वेशन ऑफ लाइन, इस BC की निकालते हैं पहले। BC पासिंग थ्रू B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,7 एंड 6,3 इज गिवन बाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइंस, क्लास 11th। याद आ गया? कुछ पढ़ी थी आपने? ये x1 y1, ये x2 y2, वैल्यूज यहां रखो। तो जरा देखो, y माइनस y1 यानी y माइनस 7, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 7 इज माइनस 4, x2 माइनस x1 इज 4 और x माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर ले। y माइनस 7 इज माइनस x प्लस 2, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो x प्लस y इज इक्वल टू 9। इस BC लाइन की इक्वेशन तो क्या आ गई? 9 आ गई। और इन इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? आप चेक करो भाई, इस इन इक्वेशन को बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आप देखें तो इस लाइन के कौन सा ग्राफ कवर हो रहा है, कौन सा एरिया आ रहा है? ओरिजिन की तरफ वाला एरिया आ रहा है, ओरिजिन की तरफ वाला एरिया आ रहा है ना। देखो, इस लाइन के इस तरफ का एरिया है। अब ओरिजिन को मैं यहां रखूं, ओरिजिन को मैं यहां रखूं तो 0 इज इक्वल टू 9। आप ध्यान से देखो, ओरिजिन की तरफ वाला एरिया कब लेंगे हम? जब ओरिजिन यहां इसको सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई कब करेगा? जब 0 आपका लेस देन होगा किससे? 9 से लेस देन होगा। मतलब इन इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9। समझ में आ गई बात? और यही उसने दे रखी है, तो दे तो उसने BC की रखी है, अब बाकी की 2 की और निकालनी है आपको। तो मैं जरा निकलवाता हूं कैसे, देखो जरा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, किस लाइन की? AC की निकाल लेते हैं। AC पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है AC? 2,1 एंड 6,3। वो क्या आ जाएगी? y माइनस y1 यानी y माइनस 1, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1 इज 2, x2 माइनस x1 इज 4 और x माइनस x1 यानी x माइनस 2। यहां पे आ गया 2y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 2y इज इक्वल टू x। इक्वेशन तो ये आ गई। इनइक्वलिटी चेक कर ले जरा, देखिए
इस लाइन के ऊपर का फिजिबल रीजन इसमें आ रहा है, इस लाइन के देखो जरा AC के ऊपर का फिजिबल रीजन इसमें आ रहा है। अब ओरिजिन से तो हम इसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसके नीचे का कोई एक पॉइंट ले लो। यहां पर देखो ये 6 है, 6,1 कहीं यहां होगा पॉइंट, तो 6,1 हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। x 6 है और y क्या है 1 है, तो y1 यहां रख लो और x 6 यहां रख लो, ठीक है। या फिर ऐसा लिख लो x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y। x की जगह आ गया 6 और y की जगह आ गया 2। अगर ये 6,1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया तो नीचे का एरिया आना चाहिए था इसमें, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए ना, तभी तो ऊपर का एरिया इसमें आएगा। तो 6,1 अगर सेटिस्फाई करता है तो x को बड़ा होना पड़ेगा 2y से सेटिस्फाई करवाने के लिए, और ये नहीं होना चाहिए तभी फिजिबल रीजन आएगा। यानी इस x को हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये हमारी सेकंड इनइक्वेशन आ गई। आ रही है ना बात समझ में? अगर आप इस पॉइंट में यहां ग्रेटर वाला लगाते तो ये सेटिस्फाई कर जाता 6,1 और फिर नीचे का फिजिबल रीजन आता, बट फिगर में तो ऊपर वाला दे रखा है, मतलब ये 6,1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट्स वाई हमने सिंबल चेंज कर दिया यहां पर। आ रही है बात समझ में? अगली एक लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी रह गई अब? ये ए बी रह गई। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है ये? 2,7 एंड 2,1। तो ये हो जाएगी y माइनस y1 यानी y माइनस 7, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 7 इज माइनस 6, x2 माइनस x1 इज 0 एंड x माइनस x1 इज 2। 0 की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस 6 इंटू x माइनस 2 इज 0, और यहां पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन तो क्या आ गई? x इज इक्वल टू 2, जो हमें सीधा भी दिख रही है कि ये x इज इक्वल टू 2 है, यहां भी पॉइंट 2 यहां भी 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन। अब ओरिजिन इसके इस तरफ है, ओरिजिन को यहां रख दे तो 0 इज इक्वल टू 2। अब आप चेक करो, अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा तो फिजिबल रीजन इस तरफ आएगा, बट फिजिबल रीजन किस तरफ दे रखा है? इस तरफ दे रखा है, मतलब ओरिजिन यहां सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो 0 है ये किसका आना चाहिए? इससे बड़ा आना चाहिए 2 से, तभी तो ओरिजिन के दूसरी तरफ वाला एरिया लेंगे हम। तो मतलब x जो है वो बड़ा होना चाहिए 2 से, ये हमारी है ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 2 से। ये हमारी आ गई थर्ड इनइक्वेशन। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है ना? तो ये कुछ बात यहां बन पा रही है। अब इसके बाद और कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ये ए क्वेश्चन हो गया आपका। अब बी को देखते हैं, बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है गिवन दैट एक्स वाई एज एन वन कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5x प्लस 3y। आपको z दे रखा है 5x प्लस 3y, और वो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकाल दो। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट हैं आपके पास, तो सभी को बारी बारी रख लो। z एट a यानी कि 2,1 पर, तो 5,2 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 5 2 10 प्लस 3 दैट इज 13। z एट 2,7, 5,2 प्लस 3,7, 10 प्लस 21 इज 31। z एट 6,3 यानी 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3, 30 प्लस 9 इज 39। क्लियर हो रहा है?
अब z मिनिमम कहां आ रहा है आपका, a पर, a पॉइंट पर z क्या है, मिनिमम है। आप बोलेंगे z इज मिनिमम एट a एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 13, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 13 है। क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 37 देखिए क्या कह रहा है, ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपका वेक्टर कहते हैं। द क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटी, ये बेसिक डेफिनेशन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा, ए गर्ल एट ए पॉइंट ओ वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू रीच अ पॉइंट ए, शी वॉक्स 4 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ऑफ वेस्ट of north at stops point B, thus the vector AB vector represents the displacement of the girl from the initial point to the terminal B। देखो यहां फिगर दे रखी है कि O से ईस्ट की तरफ चलती है, O स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, ईस्ट की तरफ चलती है 6 किलोमीटर, और फिर वो नॉर्थ वेस्ट में यानी नॉर्थ की तरफ वेस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री 4 किलोमीटर चलती है और B पर पहुंच जाती है। तो ये जो ए बी वैक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, वो ओ बी वैक्टर की। अब वो कह रहा है लेट द डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट इज एक्स एक्सिस, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया और नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लिया। अब वो कह रहा है विद ओरिजिन ओ, ये ओ ओरिजिन मान लिया। अब पहला क्वेश्चन है ओ बी वैक्टर के कंपोनेंट निकाल दो, इस ओ बी वैक्टर के यानी बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, और फाइंड द डिस्टेंस OB। अगर OB मिल जाएगा तो OB डिस्टेंस भी आराम से मिल जाएगी। यहां तो फिगर बना के दे दी, फिगर ना बना के दे तो कैसे बनाओगे, तो फिगर भी हम बना सकते हैं। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो डायरेक्शन आपको किस तरीके से लेनी है, यहां ईस्ट, यहां वेस्ट, यहां नॉर्थ और ये साउथ फिक्स है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से लेना है। स्टार्टिंग हमेशा ओरिजिन से हम करते हैं, मैं यही फिगर बना के दिखा रहा हूं आपको। ए गर्ल एट ए पॉइंट ऑफ वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट कहां है, यहां पे ओ से 6 किलोमीटर मान लो यहां हो गए, और ये इस पॉइंट ए पर आ गई और 6 किलोमीटर चल ली, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसके बाद देन वॉक्स 4 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर चलना चाहिए था उसको। भाई नॉर्थ तो यहां होता ना अगर वो ऐसे चलती, बट वो कह रहा है 30 डिग्री वेस्ट हो गई, यानी कि नॉर्थ की तरफ तो चल रही है बट 30 डिग्री के एंगल पर। अगर वो सीधी चलती तो ऐसे चलती, बट वो 30 डिग्री वेस्ट की तरफ चल रही है, यानी वेस्ट कहां है, यहां पर, तो वो ऐसे चलेगी, और यहां पर जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। आ रही है बात समझ में। अब 4 किलोमीटर चलने के बाद वो यहां पहुंच गई, तो ये लाइन मिला लो। ये बी है आपका, और ये अगर 30 है, ये पूरा 90 का होता है एंगल, ये कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। चेक कर लो क्या यही फिगर बन गई है, वही फिगर बन गई ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब इस बी के कोऑर्डिनेट्स को निकालने का सारा काम है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे मिलेंगे, उसके लिए हम बी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस ओ ए पर यहां, ठीक है। मैं काम कर रहा हूं इसमें, ये ना बी डी मान लो, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। यहां आप चाहो तो एक्सिस भी बना सकते हो, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ऐसा लिख लो, थोड़ा और फील आएगा आपको इसमें। बी डी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये मान लिया हमने। नाउ इन ट्रायंगल बी डी ए ले लू मैं, इन ट्रायंगल बी डी ए, बी डी ए ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री का है,
मैं यहां पर साइन 60 की वैल्यू निकाल लूं। साइन 60 किसके बराबर होगा भाई? साइन किसके बराबर होता है? पी बी पी ओवर एच एच बी, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये वाली साइड तो बेस होगी, यहां से उस एंगल से 90 की तरफ बढ़ोगे, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, यानी जो परपेंडिकुलर है वो बी डी है और हाइपोटेनियस है वो ए बी है। ठीक है, ए बी की हमें वैल्यू पता है, ए बी कितना है अपना? 4 किलोमीटर है, पता है ना हमें। तो बी डी निकाल लेते हैं। बी डी इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 60, और साइन 60 कितना होता है अपना? साइन 60 होता है √3/2, यानी 2√3। तो ये जो बी डी है ये कितना आ गया? 2√3 आ गया। अब इसमें cos 60 भी निकाल लो आप। cos 60 क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस है हमारा यहां पर ये DA, और हाइपोटेनियस अभी भी AB है। DA इज इक्वल टू AB इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2, और ये AB 4 है, यानी DA कितना आ गया? 2 आ गया। DA मिल गया मुझे। मैं OD निकाल सकता हूं। OD किसके बराबर होगा? OD बराबर होगा, अगर मैं पूरे OA में से ये DA घटा दूं, पूरे OA में से DA घटा दूं तो OD मिल जाएगा। OA में से हम घटा रहे हैं DA, तो OA है हमारा 6 ये पूरा, और DA कितना निकाला है हमने? अभी 2 निकाला है, यानी ये आ गया 4। ठीक है, ये पूरा 6 है, ये 2 निकाल लिया, तो OD अपने पास 4 आ गया। अब आप चेक करो, DB एक्चुअली में लेंथ है यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, तो यानी इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? जितनी DB की लेंथ आई है या BD की आई है, दैट इज 2√3, इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। और OD इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आई है? 4, यानी इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4, 2√3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, x और y दोनों। अब कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है, मान लो यहां सम पॉइंट x y दे रखा है P, तो इसका पोजीशन वेक्टर जब हम निकालते हैं, दैट इज OP वेक्टर, वो बराबर होता है आपका x - 0 i कैप, y - 0 k कैप, ये होता है। तो OB वेक्टर हम लिख पाएंगे। OB वेक्टर क्या आ जाएगा? 4 - 0 i कैप प्लस 2√3 - 0 j कैप। तो OB वेक्टर किसके बराबर आ गया? 4i कैप प्लस 2√3 j कैप। These are the components of this OB वेक्टर। तो OB वेक्टर के कंपोनेंट मिल गए, यानी A वाला पार्ट हमारा हो गया। B कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस OB इन किलोमीटर। OB डिस्टेंस निकालनी है। अब आप देखो, अगर मैं OB वेक्टर का मॉड्यूलस कर दूं तो ये डिस्टेंस OB के ही तो बराबर होता है। OB वेक्टर का मॉड्यूलस यानी कि इस B की O से डिस्टेंस, तो OB वेक्टर का मॉड्यूलस करना आपको आता है। 4 का स्क्वायर 16 और 2√3 का स्क्वायर कर लो, कितना होगा इसका स्क्वायर? 16 प्लस इसका हो जाएगा 4 3 जा 12, यानी 28, और 28 को आप लिख सकते हो 4 × 7, यानी 2√7 किलोमीटर, या तो √28 किलोमीटर या 2√7 किलोमीटर। समझ में आ गया है क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन 38 देखिए। अ रेडियो मैन्युफैक्चरर कैन सेल X रेडियोज पर वीक। एक कोई रेडियो मैन्युफैक्चरर है जो रेडियोज बनाता है, वो एक हफ्ते में X रेडियोज बेच सकता है एट रुपीज P के रेट पर। मतलब X रेडियो टोटल बनाता है और एक का रेट P है, और जहां पर जो P है वो बराबर है 2 × 100 - x/4। हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन X रेडियोज, मतलब उनको बनाने में जो उसका खर्चा आता है वो इतने रुपए का आता है। तो यहां क्या कह रहा है वो? डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ X रेडियोज।
तो प्रॉफिट फंक्शन आपको बताना है। लेट z डिनोट्स द प्रॉफिट फंक्शन। हमने मान लिया कि z है वो डिनोट करता है किसको? प्रॉफिट फंक्शन। आप समझो कि z प्रॉफिट फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अब मैं आपसे कहूं, मान लो आप कुछ सामान बना रहे हो, ठीक है भाई, आप रेडियो बना रहे हो और आपको रेडियो बनाने में खर्चा आता है 120 रुपए का। 120 रुपए में आप रेडियो तैयार कर देते हैं और आप उसे बेच रहे हो कितने पर? भाई मान लो आप 10 रेडियो बना रहे हो 1200 रुपए के। 10 रेडियो आप कितने के बना रहे हो? 1200 रुपए के बना रहे हो। और आप एक रेडियो को बेच रहे हो कितने का? एक रेडियो को आप बेच रहे हो 150 रुपए का। तो मैं आपसे कहूं कि आपका प्रॉफिट कितना होगा? कितना होगा? 300 होगा। भाई पहले तो आप क्या करोगे? अपनी बेचने की कॉस्ट निकाल लोगे। एक को 150 का बेच रहे हो, 10 को कितने का बेचोगे? 150 गुना 10 यानी कि 1500 टोटल सेलिंग प्राइस। और आपकी बनाने में खर्चा इतना आ रहा है, तो बेचने के प्राइस में से, मतलब एसपी में से सीपी कह सकते हो, आप घटा दोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहां तो जो प्रॉफिट मिलता था वो एक वैल्यू मिलती थी, इसलिए उसको प्रॉफिट बोलते थे। यहां पर आपको एक्स, वाई और पी में आपकी एक वैल्यू मिलेगी, एक फंक्शन मिलेगा, इसीलिए हम उसे प्रॉफिट फंक्शन बोलेंगे। बट टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं मैं। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स रेडियोज, एक को मैं कितने का बेच रहा हूं? P रुपए का। और एक्स को कितने का बेचूंगा? एक्स इंटू पी। एक्स इंटू पी का ही तो बेचेंगे। एक्स इंटू पी कितने के बराबर है आपका? पी है ये 2 को अंदर ले लो तो 200 माइनस 2x/4। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 200x माइनस x²/2। ये तो आ गया मेरा बेचने का खर्चा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो भी हमें बनाई दे रखी है, दैट इज 120x प्लस x²/2। इतना बनाने में खर्चा आता है। तो प्रॉफिट फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा? प्रॉफिट फंक्शन z कैसे निकालेंगे? SP 200x माइनस x²/2, इसमें से घटा देंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 200x माइनस x²/2 माइनस 120x माइनस x²/2। ये तो हो गया 80x, ये हो गया माइनस 2x²/2 यानी 80x माइनस x²/2। 80 माइनस x²। दिस इज आवर प्रॉफिट फंक्शन। पहला काम हो गया, प्रॉफिट फंक्शन मिल गया। अगला पार्ट वो कह रहा है हाउ मेनी रेडियोज पर वीक मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड सो एज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब अब इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कर दो, इस जेड डैश को जेड डैश करेंगे तो ये आएगा 80 माइनस 2x फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम इस जेड डैश को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से क्या आएगा? 80 माइनस 2x इज 0, 2x इज 80 और x इज 40। x क्या आ गया? 40 आ गया। मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? डबल डेरिवेटिव या सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट। मुझे दिख रहा है आसान है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो डबल डेरिवेटिव कर दो। z डबल डैश कितना आएगा? माइनस का 2 एट x इज इक्वल टू 40, z डबल डैश 40 इज माइनस 2 विच इज लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है वो मैक्सिमम हो गया। सो z इज मैक्सिमम।
और जेड मैक्सिमम कब है, व्हेन x इज इक्वल टू 40, यानी जब आप एक हफ्ते में 40 रेडियो बनाओगे ना तब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही है बात? तो यही वो पूछ रहा था कि एक वीक में कितने रेडियो हम बनाएं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हमने बता दिया कि आप 40 रेडियो बनाइए और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्लियर है क्वेश्चन?